understand some important organic chemistry concepts. So our first concept is about amidins. देखिए एमाइडीन्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो नाइट्रोजन एटम है, दैट इज नाइट्रोजन एटम 1 एंड दैट इज सेकंड 1 और 2। दो नाइट्रोजन एटम हमारे पास है। और अगर हम बात करें इन दोनों नाइट्रोजन एटम में से फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, तो बच्चों को लगता है कि सेकंड नाइट्रोजन एटम ज़्यादा बेसिक होगा, बट ऐसा नहीं होता। आपका 1 नंबर जो नाइट्रोजन एटम है वो ज़्यादा बेसिक होता है। अब हम देखते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए अगर हम 1 नंबर नाइट्रोजन एटम है इसको प्रोटोनेट करते हैं, मीन्स बेस कौन होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, एसिड को डोनेट करेगा। एसिड क्या देगा, H+ आयन देगा। तो अगर हम 1 नंबर एटम को प्रोटोनेट करते हैं तो हमारे पास दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। देखिए RC1H2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH2। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है और कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पे लोन पेयर यहाँ ड्रॉप होंगे और यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम पे चले जाएंगे, तो हमारे पास सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दैट इस तरह से बनेगी CnH2। और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड NH2+। तो क्योंकि अगर हम 1 नंबर नाइट्रोजन एटम को प्रोटोनेट करते हैं तो दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, दैट्स वाई इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से हमारा 1 नंबर नाइट्रोजन एटम जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है। सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ग्वेनेडीन के बारे में। देखिए ग्वेनेडीन जो होता है वो स्ट्रोंगेस्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रल नाइट्रोजिनस बेस होता है, मीन्स नाइट्रोजन के जो बेस होते हैं ऑर्गेनिक बेस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इवन हमें ये ध्यान रखना है कि ग्वेनेडीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, मीन्स अगर हम अमोनिया को चेक करें, यस अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारा ग्वेनेडीन। बट अगर हम लाइक NH2- को चेक करेंगे तो NH2- जो है वो हमारा इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम कह रहे हैं ग्वेनेडीन जो होता है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रल नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक वाला जो है वो न्यूट्रल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस होता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इसके पीछे भी सेम वैसा ही कुछ रीज़न है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ग्वेनेडीन की स्ट्रक्चर ये होती है, इसके अंदर भी यहाँ पे हमारा ये वाला जो नाइट्रोजन है इसको हम लोग 1 नंबर कह सकते हैं, ये 2 और ये 3। तो हमारा 1 नंबर जो नाइट्रोजन एटम है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, क्योंकि अगर हम 1 नंबर नाइट्रोजन एटम को प्रोटोनेट करते हैं तो अगेन हमारे पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। देखिए अगर हमने 1 नंबर नाइट्रोजन एटम को प्रोटोनेट किया तो यहाँ पे NH2 पॉजिटिव आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे C, यहाँ पे NH2 और अगेन यहाँ पे NH2। दोनों नाइट्रोजन एटम पर यहाँ पे एक एक लोन पेयर होगा। दैट्स आप देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है हमारे पास। यहाँ पे किस तरह से ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप करेगा, वैसे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएगा। तो हमारी जो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, वो ये हो जाएगी NH2 और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH2 और NH2 पे पॉजिटिव चार्ज और अगेन यहाँ पे NH2। तो जिस तरह से अगर हम देखें इस नाइट्रोजन एटम में ने रेजोनेंस में या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया, वैसे ये वाला नाइट्रोजन एटम भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मीन्स जैसे ये नाइट्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वैसे ये नाइट्रोजन एटम भी डोनेट कर सकता है। तो इस तरह से हमारे पास 1, 2 और 3 तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से हमारा जो ग्वेनेडीन बेस होता है नाइट्रोजन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रल बेस माना जाता है। थर्ड हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि साइक्लिक एमाइंस जो होते हैं, ये हमारे साइक्लिक एमाइन है जहाँ पे नाइट्रोजन एटम जो होता है रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। दे आर मोर स्ट्रोंगर बेस कम्पेयर टू ए साइक्लिक एमाइन। इसके पीछे का रीज़न जो है वो ये है कि देखिए जब हम साइक्लिक एमाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लोन पेयर होते हैं ये मोर ईजिली एक्सेसिबल होते हैं, या हम बोल सकते हैं मोर ईजिली अवेलेबल होते हैं। रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि ये लोन पेयर जो होते हैं, ये लोन पेयर जो होते हैं वो रोटेट नहीं कर सकते। ये लोन पेयर जो है वो फिक्स हैं, ये रोटेट नहीं कर सकते। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो लोन पेयर्स होते हैं जो आपके ए साइक्लिक एमाइंस में होते हैं इनके अंदर रोटेशन पॉसिबल होता है, दैट्स वाई ये
कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये जो आपके एसाइक्लिक एमाइन के अंदर लोन पेयर होते हैं वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होते जितना इजीली अवेलेबल रिंग के अंदर अगर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा वहाँ होगा। क्योंकि देखिए रिंग के अंदर अगर ये नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो इसकी जो शेप है वो फिक्स शेप है। ये लोन पेयर जो है वो आप ये समझिए इजीली अवेलेबल है, क्योंकि ये लोन पेयर जो है वो रोटेट नहीं हो पा रहे। क्योंकि अगर आप इन लोन पेयर को रोटेट करोगे तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा या स्ट्रेन आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में रोटेशन पॉसिबल है। दैट्स वाई लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो ज़्यादा इजीली अवेलेबल जहाँ पे लोन पेयर होंगे मीन्स आपके साइक्लिक एमाइन जो होंगी वो ज़्यादा क्या होती हैं, बेसिक होती है। एक रीज़न और भी होता है इसका, वो रीज़न ये होता है कि जो रिंग के अंदर ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं इनका हम कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि साइक्लिक एमाइन जो होते हैं वो हमारे ए साइक्लिक एमाइन से ज़्यादा क्या होंगे, ऑब्वियसली बेसिक होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एस आई पी, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। देखिए अगर हम बात करें एनिलीन की, और एक अगर हम एनिलीन पर कोई भी ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पर लगा दें, तो याद रखिएगा अगर एनिलीन पर कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है हमेशा एनिलीन से कम होती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि देखिए एनिलीन जो है वो बेस है। बेस का मीनिंग हुआ ये एसिड से H प्लस आयन गेन करती है। एसिड से H प्लस आयन गेन करने का मतलब क्या हुआ, ये एसिड को अपने लोन पे डोनेट करेगी और उसके बाद ये प्रोटोनेट हो जाएगी। प्रोटोनेट होने के बाद कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा N, और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3H एटम जुड़ेंगे यहाँ पे। अब क्या होता है कि जो एनिलीन होती है इसके अंदर ये जो एनिलीनियम आयन बनता है ये वाटर जो होता है उससे सोलवेट हो जाता है, तो वाटर इसको सोलवेट कर देगा, यानी सोल्वेशन इफेक्ट आएगा। OH माइनस H प्लस, इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो इसको सोलवेट कर देंगे। अब होगा क्या, अगर हमारे पास यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप अटैच है तो ये इतना जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने नहीं देता। हम ये कह सकते हैं ये एक स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करता है। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये प्रोटोनेट हो भी गया तो प्रोटोनेट होने के बाद ये सोल्वेशन नहीं होने देगा उसका। सोल्वेशन होने में भी ये क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल हैं अगर आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रुप है, ये ग्रुप क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कोज करेगा, तो इसको प्रोटोनेट भी नहीं होने देगा। तो प्रोटोनेशन में क्या करता है, डिफ़िकल्टी कोज करता है या स्टेरिक इनहिबिशन कर देता है, किसका, एनिलीन का। तो याद रखिएगा इसका प्रोटोनेशन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या एनिलीन जो होता है इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप अटैच है तो। और बल्कि ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन उतना ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यस, यहाँ पे देखिए पहले वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन देखा, यानी कि प्रोटोनेशन एनिलीन जो होता है उसके प्रोटोनेट होने में स्टेरिक हिंड्रेंस कोज करता है ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप होते हैं तो वो रेजोनेंस के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इनहिबिशन कर देते हैं, किसका, रेजोनेंस का। उसका मीनिंग क्या है, देखिए अगर हम एनिलीन की बात करें और एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा था कि ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको लगेगा कि ऑर्थो पोजीशन पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट है वो तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये वाले जो ऑर्थो ग्रुप पर यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है और ये जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इन सब में क्या होता है, आप ये समझिए स्टेरिक इनहिबिशन होता है। स्टेरिक इनहिबिशन होने का मतलब एक्चुअल में जो एनिलीन होती है, एनिलीन के लोन पेयर जो होते हैं वो इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं। दैट्स वाई जब कोई एसिड इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आता है तो ये लोन पेयर इतना इजीली अवेलेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये लोन पेयर इस रिंग के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने ऑर्थो पोजीशन पर ये दो बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए और यहाँ एन पे भी दो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप लगा दिया, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा जो हमारा ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का पार्ट है, इसके अंदर ये जो बॉन्ड है इस पूरे पूरे मॉलिक्यूल के पार्ट का प्लेन जो होता है वो चेंज हो जाता है। यानी इसका पूरा का पूरा प्लेन जो होगा वो चेंज हो जाएगा।
और प्लेन चेंज होने की वजह से अब ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं रहेंगे। अगर ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं रहेंगे तो एसिड को क्या होंगे, ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। और एसिड को अगर ये लोन पेयर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एनिलीन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये क्यों हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर ये जो दो ग्रुप लगे हुए थे, इन्होंने इस NHCH3 ट्वाइस का जो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का पार्ट है, इसका प्लेन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर थे वो अब रिंग के कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं आ रहे। तो वो आपका जो एसिड होगा उसको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। दैट्स वाई ये जो मॉलिक्यूल है हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं क्या ये स्टेरिक इनिबिशन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। बिल्कुल, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में एक इफेक्ट पढ़ा है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अब अगर हम ऑर्थो इफेक्ट की बात करें तो ऑर्थो इफेक्ट कुछ इसी से रिलेटेड होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर ये अपना H+ आयन डोनेट करता है तो हमें क्या मिलता है, COO- ये कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है। अब ये जो बेंजीन रिंग होती है, ये बेंजीन रिंग प्लस एम इफेक्ट शो करती है, और प्लस एम इफेक्ट शो करने की वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करती है, डीस्टेबलाइज करती है। और डीस्टेबलाइज क्यों करती है, क्योंकि ये COO- आयन जो है इस रिंग के प्लेन के अंदर है। दैट्स वाई रिंग अपना क्या कर पा रही है, प्लस एम इफेक्ट शो कर पा रही है, और प्लस एम इफेक्ट शो करके कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज करती है। दैट्स वाई बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रही है। लेकिन अगर हम बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा देंगे, उससे क्या होगा, ये जो COOH ग्रुप है इसका और इस बेंजीन रिंग का प्लेन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ग्रुप जो होगा ये COOH को रिपेल करेगा, स्टेरिकली हिंड्रेंस कोज करेगा, रिपेल करेगा। दैट्स वाई COOH का प्लेन चेंज कर देगा। अब जब प्लेन चेंज कर देगा तो जो बेंजीन है ये अपना प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी। प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी तो ये जो COO- ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, इस कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज भी नहीं कर पाएगी। तो ये डीस्टेबलाइज नहीं होगा, मीन्स आप ये कह सकते हो कॉम्पेरेटिवली जो कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे बनेगा उसकी स्टेबिलिटी बेंजोइक एसिड से जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उससे ज़्यादा होगी।